बधाई शर्मा जी, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। कहते हुए डॉक्टर माथुर ने उस नन्ही सी जान को उनके हाथों में सौंप दिया। शादी के 10 साल बाद उन्हें पिता बनने का सुख मिला था। वह अपने अंश को गोद में लिए उसे देखकर अपने पितृत्व भाव से भावुक हो रहे थे। डॉक्टर, मेरी निधि कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और चली गई। शर्मा जी बच्ची को लिए निधि के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां वो आंख बंद किए लेटी थी। वो उसके पास आकर बैठ गए, प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, निधि देखो हम दोनों का अंश, हमारे प्यार की निशानी गुड़िया। विनय जी, मैं इसे सबसे पहले आपके साथ देखना चाहती हूँ, उसने बंद आंखों से कहा। विनय ने बच्ची को पालने में लिटा दिया, फिर सहारा देकर निधि को अधलेटा सा बैठा दिया और बच्ची को उसकी गोद में दे दिया। निधि की आंखें अभी भी बंद थीं। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर और सर से सर मिलाते हुए कहा, अब अपनी आंखें खोलकर देखो मेरी शहजादी को, बिल्कुल तुम पर गई है। निधि ने विनय के मुंह पर हाथ रख दिया। विनय ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी बच्ची को देखने के लिए इशारा किया। निधि ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, अपने सीने से लगाकर खुद विनय के सीने से लगकर फपक पड़ी। विनय की भी आंखें नम हो गईं। वो उसकी अंतर्दशा अच्छी तरह जानते थे। बधाई हो निधि, विनय शर्मा माँ बनने के लिए और मुझे पापा बनाने के लिए। फिर उन्होंने निधि के आंसू साफ कर रोने से मना किया, फिर से वापस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। वैसे निधि, ग्रह नक्षत्र से राशि अनुसार इसका जो भी नाम हो, लेकिन हम प्यार से इसे बिनी बुलाएंगे। तुम्हारे और मेरे नाम की शुरुआती अक्षरों को जोड़कर, विनय का बी, निधि का नी, बिनी। है ना सुंदर? हम दोनों के प्यार की तरह। निधि लेटी अपने पति और बेटी को देख रही थी। आज विनय के चेहरे पर अलग ही चमक थी, एक गौरवपूर्ण भाव था, शायद पिता बनने का सुख। निधि उसे प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। विनय ने उसकी तरफ देखा तो आंखों से ही क्या हुआ पूछा। उसने भी पलकें झपकाकर कुछ नहीं कह दिया। हम देखो मेरी शहजादी को, इसकी आंख, नाक, मुंह, होठ सब तुम पर गया है, खासकर इसके आंख और होठ। विनय ने शरारत से कहा, धत, अब आप पापा बन गए हैं एक बेटी के, तो दुनिया में पापा लोग अपने बच्चों की अम्मा से रोमांस नहीं करते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ डबल रोमांस करना चाहिए। अभी तुम ठीक नहीं हो, वरना डेमो दिखा देता। फिलहाल इसी से कुछ दिनों तक काम चला लूं। कहते हुए उन्होंने निधि के सिर को चूम लिया। एक और मेरी शहजादी की ओर से। निधि ने शर्माकर आंखें मूंद लीं। हाँ, यही तो देखना चाहता था, तुम्हारा शर्माते हुए ये बदलता रंग। एकदम लाल हो गई, ऐसे ही मेरी गुड़िया का भी रंग। नहीं विनय जी, कभी नहीं। हमारी गुड़िया का रंग कभी भी मुझ पर नहीं जाएगा, कभी नहीं। उसका रंग अपने पिता पर होगा, वो हमेशा आपके जैसे ही दिखेगी, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। विनय ने एक तरफ को किया, दूसरी तरफ से लपक करके निधि को अपने सीने से लगा लिया। निधि आज भी वहीं खड़ी थी जहां 10 साल पहले खड़ी थी। विनय ने निधि को खाना और दवाई खिलाकर सुला दिया। दवाइयों के असर से वो भी जल्दी ही सो गई। नन्ही बिन्नी को पालने में सुलाकर विनय भी दूसरे बेड पर लेट गए। निधि की तरफ देखते हुए वो अपनी पिछली यादों में चले गए। फ्लैशबैक। दिल्ली शहर, दिसंबर की धुंध भरी रात, लगभग 10:30 बजे का टाइम हुआ होगा। विनय, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। हाँ यार तन्मय, टाइम तो ज्यादा ही हो गया है। सोच रहा हूँ कल से टाइमिंग चेंज कर दूं। हाँ, तू रोज ही कहता है पर करता ही नहीं। वे दोनों बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें लड़की के चीखने की आवाज आई। दोनों के कदम रुक गए। तन्मय विनय का हाथ पकड़कर चलने लगा। चलना यार, क्यों किसी पचड़े में पड़ना, ये दिल्ली है। तभी फिर से चीखने की आवाज आई। विनय रुक गया। नहीं तन्मय, मैं किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे जाना है जा। इतना कहकर उसने आसपास देखा। एक मोटी सी टहनी पेड़ की लटक रही थी, जो लाठी जैसी थी। विनय ने लपक कर उसे तोड़ लिया और आवाज की तरफ बढ़ गया। तन्मय भी ऐसे ही एक डंडा लेकर उसके पीछे आ गया। आ गए तुम? हाँ, ऐसे ही थोड़े अपने दोस्त को छोड़ दूंगा। दोनों एक सुनसान गली के बाहर खड़े थे। चीखने की आवाज आ रही थी। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे, पर सामने का नजारा देख दोनों का कलेजा कांप उठा। 4 नशेड़ी टाइप लड़के एक 16-17 साल की लड़की को दबोचे हुए थे। वो बार बार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। विनय ने कहा, मैं आगे जाता हूँ, तुम पीछे से आना। विनय फुर्ती से डंडा लेकर उन चारों पर टूट पड़ा। बिना उनको कोई मौका दिए
वो चारों गुंडे भी अचानक हुए हमले से डरकर भागने लगे, मगर दूसरी तरफ से तन्मय ने बिना कोई मौका दिए उन्हें पीटने लगा। दोनों ने उन चारों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। सालों, अब किसी लड़की की तरफ गंदी नजर डालने से पहले 100 बार सोचोगे। विनय गरजा था। अबे लड़की तो दूर, ये खुद की बीवी को भी हाथ नहीं लगाएंगे। इतना धोया जो है इनको। तन्मय ने उसे शांत करने के लिए थोड़ा हंसकर कहा। विनय ने उसे घूर कर देखा, फिर उस लड़की की तरफ पलट गया। वो अभी जमीन पर अपने घुटनों पर सर रखकर बैठी हुई सिसक रही थी। विनय उसके पास आकर, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? तुम ठीक और सुरक्षित भी हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो आगे कुछ कहता, वो लड़की अचानक ही उसके गले लगकर और तेज सिसकने लगी। विनय को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ हवा में ही रह गए, पर विनय का दिल जरूर अलग लय में धड़क उठा था। विनय ने भी उसे थोड़ी देर रोने दिया, ये सोचकर कि शायद मन हल्का हो जाए और अपने बारे में कुछ बता दे। थोड़ी देर में उस लड़की की पकड़ विनय पर ढीली हुई। वो फिसलकर नीचे गिरती उससे पहले ही विनय ने अपनी बाहों में भर लिया। वो वहीं उसे गोद में लिए पत्थर पर बैठ गया। पास पड़े अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। इतने में तन्मय भी आ गया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, डर से बेहोश हो गई है। तू कहाँ था? कुछ नहीं, उन कमीनों की जेब काट रहा था, जिससे इस गरीब की थोड़ी सी मदद हो जाए। वैसे भी पता नहीं कितनों को लूटा होगा इन कमीनों ने। तन्मय, गाली नहीं। तू गाली की बात करता है ऐसे नामर्दों को? तो बस चल, मोबाइल का टॉर्च ऑन कर, इसको देखते हैं, कहीं कोई गहरा घाव तो नहीं लगा है। तन्मय ने टॉर्च ऑन कर दिया। लड़की का चेहरा देखने लगे। सांवली सी लड़की, नाक नक्श ठीक, गालों पर उंगलियों के निशान, होठों से अभी भी खून बह रहा था। चेहरे पर मासूमियत के साथ डर भी अभी भी था। इसकी हालत देखकर दोनों का खून खौल उठा। भाई तू इसे देख, मैं उनको फूंक कर आता हूँ, तन्मय ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। तन्मय, ठीक है, नहीं जा रहा, पर इसे होश में कैसे लाएं? विनय ने अपना रूमाल निकाला और पानी से गीला कर उसका चेहरा साफ किया, फिर होठों पर वही गीला रूमाल रखकर हल्का सा दबा दिया। ये सब करते हुए विनय के दिल में हलचल मची थी, पर उसने गौर न करके उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर अपने बैग में से एक बॉक्स निकालकर तन्मय को इशारा किया। तन्मय ने तुरंत ही एक सिरिंज भरकर लड़की की बाहों में लगा दी। थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आ गया। जैसे उसकी आंख खुली, सामने विनय उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से आंखें मिलते ही विनय का दिल बेहताशा ही धड़क उठा। साहब, मुझे उन गुंडों से बचा लो साहब। वो फिर से उसके गले लग रोने लगी। इस बार विनय ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। साथ ही तन्मय ने भी उसका सर सहलाते हुए कहा, हे तुम ठीक हो और सेफ भी। देखो, हम दोनों ने उन गुंडों का क्या हाल कर दिया है। अब वो तुम्हें तो क्या, किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? विनय ने पूछा। निधि, रोते हुए और हिचकी लेते हुए कहा। अच्छा, रोना बंद करो, तुम पानी पियो, फिर अपने घर का पता बताओ, हम दोनों तुम्हें छोड़ देंगे। तन्मय ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। निधि ने नामे गर्दन हिलाकर मना कर दिया। कहा ना, पानी पियो और ये बिस्किट खाओ, और इस बार मना नहीं करना, पकड़ो इसे। विनय ने थोड़ा तेज और कड़क होकर कहा। निधि ने फिर उसकी तरफ देखा। विनय अब भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वो उलझने लगा। निधि खा पी कम रही थी, गिरा ज्यादा रही थी, डर और ठंड दोनों से कांप रही थी। उसे ऐसे देख तन्मय को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे विनय ने देखकर समझ लिया। जगह जगह से फटे कपड़े, उसमें से झांकता हुआ जिस्म और ठंड का कहर। वो अपने फटे हुए दुपट्टे से दोनों को रोकने में नाकाम हो रही थी। विनय ने अपनी जैकेट उतारकर उसे पीछे से कवर किया। निधि ने नामे गर्दन हिलाकर लेने से मना कर दिया। विनय ने फिर सख्त और कड़क होकर कहा, लो पहनो इसे, हर चीज के लिए मना कर रही हो, दोबारा मना किया ना तो यहीं भूतों के बीच छोड़ देंगे, पहनो इसे अब। निधि ने भी जल्दी से जैकेट पहन लिया। अब साथ चलेंगे ना? तन्मय को हंसी आ गई। हाँ चलेंगे, बस अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात मानते रहना। तीनों साथ निकलने लगे, मगर निधि चल नहीं पा रही थी। उसके पैरों में चोट लगी थी, शायद ठंड की वजह से अकड़ भी गए थे। विनय ये देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गया। तन्मय भी साथ में चल रहा था। थोड़ी ही देर में तीनों एक सरकारी हॉस्पिटल में थे। एक बुजुर्ग के पास बैठी निधि रो रही थी और अपनी आप बीती बता रही थी। उन्होंने इशारे से दोनों को पास बुलाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दोनों ने मेरी बच्ची को बचाया। अचानक से उन्होंने विनय के पैर पकड़ लिए और रोने लगे। साहब, मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, मेरी बेटी एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी आपके लिए साहब। विनय चौंकते हुए, पर बाबा ये कैसे हो सकता है?
आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे किसी को भी अपनी बेटी कैसे सौंप सकते हैं आप? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ बेटा, आपने मेरी बेटी का तन ढकने के लिए अपना तन खाली किया हुआ है, और इससे बढ़कर एक पिता को क्या चाहिए? उसकी बेटी ऐसे इंसान के साथ है जिसे औरतों की इज्जत करनी आती है। पर बाबा, फिर भी ये मुझसे बहुत छोटी है, और छोटा बड़ा कुछ नहीं, बस प्रेम होना ज़रूरी है रिश्ते में। मेरे पास अब ज़्यादा सांसें नहीं हैं बेटा। बेटा, मेरी बेटी को अपना लो ताकि आराम से मुक्त हो सकूं। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वरना मैं भी मर जाऊंगी। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना बाबा। निधि कहकर जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर विनय को अपने दिल में दर्द सा उठता हुआ लगा। उसने बाबा की तरफ देखा। बेटा, मेरी बेटी के रंग पर मत जाओ, इसका मन बहुत उजला है, दुनिया के दिखावे से बहुत परे है। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं, मुंह से खून भी निकलने लगा। नर्स ने उन्हें बोलने से मना कर दिया, डॉक्टर को बुलाने चली गई। तन्मय ने विनय के कंधे थपथपाकर अपनी पलकें झपका दी। फिर वो रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। वहां गणेश जी की मूर्ति के आगे से पूजा का थाल उठाकर विनय के पास आ गया। लेकर बाबा की अंतिम इच्छा पूरी थाल उसके आगे कर दी। विनय ने हल्दी कुमकुम निधि के माथे पर लगाया, फिर सिंदूर से निधि की मांग भर दी। फिर उसी थाल में पीला धागा भी था, जिसे मंगलसूत्र की जगह पहना दिया। निधि स्तब्ध सी खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। पूरे वार्ड में सबने ताली बजाकर उन दोनों के साथ खुशी जताई। मुबारक हो मेरे भाई। निधि के सर पर प्यार से हाथ रख तन्मय ने कहा, तुम्हें भी मेरी बहन। निधि की आंखें भर आईं। दोनों बाबा के पास गए। उन्होंने पलकें झपकाकर हमेशा के लिए बंद कर लीं। बाबा, निधि के बाबा को गुजरे 6 महीने हो चुके थे। निधि ने भी इसे अपनी नियति मान लिया और नॉर्मल होने लगी। सब कुछ ठीक था। विनय को लेकर अपने को वो नॉर्मल नहीं ले पा रही थी। विनय भी इस बात से अनजान नहीं था, बस उसे वक्त देना चाहता था। वो ऐसा क्यों कर रही, उसको इसकी समझ थी। निधि जी, तुम्हारा स्कूल तो अब खत्म हो चुका है, तो आगे का कुछ सोचा है तुमने? जी मैं समझी नहीं। समझी नहीं से क्या मतलब तुम्हारा? रिजल्ट देखा है मैंने, कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, स्पेशली ह्यूमन साइंस में। तो अब किस फील्ड में जाना चाहती हो? मेडिकल की तरफ या कुछ और सोच रखा है? बोलो। जी हाँ, वो मतलब नहीं, मैं क्या, वो हड़बड़ाने लगी थी। क्या ये हाँ ना वो मतलब क्या लगा रखा है? ये सीधा जवाब दो, विनय ने थोड़ा कड़क होकर कहा, जिससे निधि डर गई और गर्दन झुकाकर रोने लगी। इतने में तन्मय आ जाता है। क्यों बे खड़ूस, नीम चढ़े करेले, क्यों मेरी बहन पर चीखा चिल्ली कर रहा है? अभी वो बहन के भाई, पहले बात तो सुन। इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मैं इसकी फील्ड जाना चाहता हूँ ताकि जल्द से जल्द एडमिशन हो जाए, वरना बात का तो तुझे पता है दिल्ली के कॉलेज का हाल। तन्मय उसे आंखों से इशारा करते हुए निधि के पास आया। मेरी मानो तो तुम साइकोलॉजी में अपना भविष्य बना लो, और पहला मरीज भी घर में ही मिल गया है। कौन, यही सोच रही हो ना? तो और कौन, मेरा ये यार और तुम्हारा खड़ूस पति हमेशा चिल्लाता है जैसे गर्म तवे पर बैठा दिया गया हो। विनय उसे मारने के लिए लपका, मगर तब तक वो कमरे से भाग चुका था। निधि भी थोड़ा हंस दी थी। विनय ने शायद पहली बार निधि को हंसते हुए देखा था, बच्चों जैसी निश्चल हंसी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ विनय उसे देख रहा है, तो चुप होकर अपने कमरे में आ गई। विनय भी पीछे से ही आ गया। निधि, फिर क्या सोचा तुमने? मुझे को कुछ नहीं करना, उसने डरते हुए कहा। क्यों कुछ नहीं करना? सब कहते थे तू ऐसी है तो तुझसे कोई ब्याह नहीं करेगा, तो अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। लेकिन आपकी दया दृष्टि से और बाबा की अंतिम जिद की वजह से आपको ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। कैसी हो तुम? दूसरी बार डरना छोड़ो और साफ साफ शब्दों में जवाब दो। अब बताओ कैसी हो तुम? विनय ने थोड़ा नर्म होकर कहा। चांद में दाग और एक ऐसा काजल जो लोग नज़र से बचाने के लिए लगाते तो हैं, मगर अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। विनय उसे गहराई से देखते हुए, जिसे तुम चांद का दाग कहती हो वो असल में उसकी खूबसूरती है, साथ ही उसे वही दाग पूरा भी करता है। और मेरी नज़र में तुम वो काजल हो जिसके बिना आंखें अधूरी हैं। और क्या कहा है तुमने? मजबूरी, जिद, दया। बहुत गहराई से सोचती हो तो इधर देखो मेरी आंखों में, क्या इनमें तुम्हारे लिए दया है? विनय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर थोड़ा सा सख्ती से बोला था। निधि ने आज पहली बार विनय की आंखों में देखा था, शायद उसमें खो भी रही थी। बोलो, क्या इनमें मजबूरी दिखती है तुम्हारे लिए? नहीं। जिद दिखती है? नहीं। दया या तरस दिखता है? नहीं। फिर क्या दिखता है? और सच बताना। विनय बहुत ही सर्द लहजे में बोलता है। निधि भी उसकी आंखों में खोई हुई सी थी। इनमें मेरे लिए अथाह
वो अचानक से आंख बंद करके पलट जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। निधि को खुद की हालत समझ नहीं आ रही थी। विनय ने उसे पीछे से ही कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। ये पहली बार जब विनय ने शादी के बाद निधि को इतने करीब से छुआ था। निधि भी उसके स्पर्श से सिहर कर कांप उठी थी। विनय ने भी इसे महसूस किया। बात क्यों अधूरी छोड़ दी, पूरी करो। निधि ने नामे गर्दन हिला दी। मेरे मन की बात तो तुम अब समझ चुकी हो, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए। साहब, आप पति हैं मेरे, आपका पूरा अधिकार है मुझ पर। निधि ने विनय की बात को पूरा होने से पहले ही बहुत ही धीरे से ये बात कही, जिसे सुन विनय ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए फिर से उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटे हुए ही अपने करीब कर, मुझे अधिकार की भूख नहीं, प्रेम की प्यास है। और हाँ, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद प्रेम की मेघा बन मुझ पर बरसना ना चाहो। विनय उसे ये कहकर छोड़ देता है और बाहर जाने लगता है। निधि, जो विनय की नजदीकी से एक आत्मिक अनुभूति महसूस कर रही थी, उसके दूर हटने से एक अनजानी सी बेचैनी महसूस करने लगी। निधि ने एक एहसास के साथ उसकी कलाई पकड़ ली। साहब, मैं तो कहीं से भी आपके लायक नहीं हूँ। वो अपनी पूरी बात बोल नहीं पाई थी कि विनय ने अपना एक हाथ निधि की कमर में लपेटकर अपनी तरफ खींचा, दूसरे हाथ को उसके बालों में फंसाकर थोड़ा पीछे झुकाकर अपना चेहरा उसके नजदीक लाकर, जिससे विनय की दहकती गर्म सांसें निधि अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस कर सिहर उठी। निधि का एक हाथ विनय के सीने पर दिल वाली जगह पर था, दूसरा इसके कंधे पर। उसे उसकी धड़कन अपनी धड़कन में जुड़ती सी महसूस हुई, जैसे धक धक की बजाय निधि निधि कर रही हो। विनय की सांसों की गर्मी से निधि अपने तन मन को जलता हुआ महसूस कर रही थी, मगर इस जलन में एक सुकून सा मिल रहा था। विनय ने बड़ी सर्द आवाज में निधि से कहा, सुनो, तुम मेरे लिए कितनी लायक हो। एक मुस्कान जो जिंदगी दे जाए वो तुम हो। एक एहसास जिसमें जिंदगी समा जाए वो तुम हो। एक ख्वाब जो जीने की वजह बन जाए वो तुम हो। एक उम्मीद जो जिंदगी की चाहत बन जाए वो तुम हो। एक हसरत जिस पर मिट जाने को दिल कर जाए वो तुम हो, वो तुम हो। विनय ने तुरंत ही अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों का ही ये पहला स्पर्श था, लेकिन विनय इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था। वो अपने प्यार का एहसास करवाकर उसकी हीनता को कम करने की कोशिश कर रहा था। शादी विनय ने मजबूरी में जरूर की थी, लेकिन अब वो उससे बेहद बेशर्त प्यार करता है और उसमें कामयाब भी हुआ। विनय ने अपनी आंखें खोलकर निधि को देखा। एक नवजात शिशु जैसी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। विनय ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा। निधि, तो अब कॉलेज के लिए मना नहीं करोगी ना? निधि अभी भी मदहोशी में ही खोए हुए थी। नहीं साहब। और मुझे साहब नहीं कहोगी ना? नहीं कहूंगी। मेरा नाम लेकर ही बोलोगी? हाँ। अभी जो मैंने कहा वो सब मानोगी? वादा करो। हम मैं सब मानूंगी, वादा करती हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मेरा नाम लेकर बुलाओ। अब निधि को थोड़ा झटका लगा। नाम? मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। वो मुझे नहीं पता, पर तुम मेरा नाम लेकर ही बोलोगी। तुमने अपने पति से वादा किया है, और वादा खिलाफी करोगी तो तुम्हारा पति गंजा हो जाएगा। क्या? हाँ, ये चीटिंग है। जी नहीं, ये तुम्हारी जैसी जिद्दी बच्ची से बात मनवाने का मेरा तरीका है। चलो अब जल्दी से मेरा नाम बोलो। जी, वो नहीं, वो मुझसे नहीं होगा। विनय ने अपनी बाहों में से निकालकर सीधा अपने सामने खड़ा किया। देखो मेरी आंखों में, अब लो मेरा नाम। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से, विनय जी, दैट्स लाइक माई वाइफ। अगले ही दिन विनय तन्मय ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि निधि ने टॉप किया था। साथ ही मेधावी छात्रा होने से उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अब उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं थी। ये सिर्फ विनय की सोच थी, क्योंकि कॉलेज की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली थी। ये बात निधि अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसने अपने स्कूल लाइफ में भी तो ये सब कुछ झेला था। और अब कॉलेज। 17 साल की तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी लड़की निधि थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता एक मजदूर थे। निधि बेशक सांवली थी, लेकिन अपने पिता को बहुत ही प्यारी थी। निधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसके बाबा ने भी सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया, लेकिन वो आम बच्चों की तरह नहीं थी, जहाँ उसके हमउम्र बच्चे शब्द पहचानना मुश्किल होता है। वही निधि पूरी किताब पढ़ सकती थी, जोड़ घटा के सवाल कर लेती थी। निधि की बुद्धि विकास कौशल से सारे टीचर बहुत खुश और सहयोग देने वाले थे।
परंतु इसके सहपाठियों ने उसे कभी नहीं अपनाया। उसके सांवले रंग पर हमेशा तिरस्कार और मजाक उड़ाया, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि और मेधावी छात्रा होने से टीचर्स का पूरा सहयोग मिलता था। 16 साल की ही उम्र में उसने इंटर कॉलेज टॉप रैंक में पास कर लिया। इसी बीच उसके बाबा की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक रोज ज्यादा ही तबीयत बिगड़ी तो उन्हें रात ही में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां बाहर से लाने को कहा। जब उसके साथ वो भयानक हादसा होते होते रह गया और बिना उसकी जिंदगी में आया। कहते हैं जब कोई दुनिया से जाने वाला होता है तो उसे भविष्य दिख जाता है। इसलिए शायद निधि के बाबा ने जिद कर विनय से उनकी बेटी को अपनाने की प्रार्थना की। दूसरी तरफ ही हालातों का ठुकराया हुआ था। कहने को भरा पूरा परिवार था, पर विनय के लिए सब बेमानी था। विनय की मां कैंसर की मरीज थी। सही इलाज और दवा न मिलने से वो उसके बचपन में ही चल बसी थी। विनय के पापा औरतों को बस भोग्या ही समझते थे। बस उन्हें अपने रुतबे और पैसों से मतलब था। अपनी पहली पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और तब से विनय को हॉस्टल में डाल दिया। यहीं से विनय की अकेले जिंदगी जीने का सफर शुरू हुआ। कॉलेज तक आते आते तन्मय मिल गया, जो दक्षिण भारतीय था, लेकिन उसकी उत्तर भारतीय थी, तो हिंदी पर उसकी पकड़ अच्छी थी। विनय के पिता उसका खर्च भेज देते थे, लेकिन उसकी सुध नहीं लेते थे। वो अपनी जिंदगी में ऐसे रमे, विनय को बिल्कुल भूल गए। विनय भी उनसे दूर रहना चाहता था। जो कुछ उन्होंने उसकी माँ के साथ किया था, उसे सोचकर नफरत होती थी उसे। तो पहला दिन कैसा रहा कॉलेज का बच्ची? विनय ने निधि का उतरा चेहरा देखकर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे चिढ़ाया। विनय जी, उसने गुस्से से कहा। हाँ बच्ची बोलो। मैं बच्ची 2 साल पहले थी, अब पूरे 18 साल की हो गई हूँ। दोबारा बच्ची कहा ना आपने तो क्या करेगी बच्ची? मैं आपका मुंह नोच लूंगी, उसने दांत पीसते हुए कहा। और बिना मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे देख वो भी मुस्कुरा दी, मगर बिना ना देख ले वो उसकी तरफ पीट करके बैठ गई। पर बिना तो बिना ठहरा। उसने निधि को पीछे से अपने आलिंगन में लेकर उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए धीरे से उसके कान में कहा, लो नोच लो मेरा मुंह, तुम्हारे पास ही लेकर आ गया। बशर्ते हाथों से नहीं, अपने रस भरे होठों से नोचना। निधि जो हमेशा से ही विनय के पास आते ही सिहर कर जम जाती थी, विनय की बात सुन अपनी आंखें मूंद लीं। 2 गर्म मोती विनय के हाथ पर गिरे। विनय ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया तो निधि उसके सीने से लग गई और फपक पड़ी। विनय ने एक हाथ से उसे समेटा, दूसरे हाथ से उसका सर सहलाते हुए, निधि मेरा प्यारा बच्चा, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। मुझे पता है आप ये सब मेरा मन सही करने के लिए कह रहे थे, और मैंने उल्टा आपको ही बेचैन कर दिया। बहुत बुरी हूं मैं। वो विनय के सीने से लगी, रोते हुए ही धीरे से बोली थी, ए खबरदार, जो मेरी पत्नी को बुरा कहा तो। हाँ, वो थोड़ी बच्चा टाइप की है, जो बात बात पर अपने मोती गिराती रहती है। विनय जी, उसने ठुनकते हुए कहा। विनय ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले साफ कर बोला, तुम्हारा सही है, बेचैनी बढ़ाकर खुद शांति देवी बनी हुई हो। उसकी बात से निधि को हंसी आ गई। मुझे भी ये वाली मुस्कुराहट यहाँ चाहिए। विनय ने अपनी उंगली को उसके होठों से लगाकर अपने होठों की तरफ इशारा किया। निधि ने शर्म से नजरें झुका लीं। धत, हाय तुम्हारा हया से नजरें झुकाकर फिर उठाकर देखना, दिल बगावत और लब गुस्ताखी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हुए जैसे ही वो निधि के होठों को छुपा था, जोर से दरवाजा खुलने की आवाज के साथ तन्मय की आने की आहट सुनाई दी। निधि एक झटके से उससे अलग होकर किचन की तरफ बढ़ गई। तन्मय उसे देख नहीं पाया। साले कमीने, खीर में नमक, उबलते हुए दूध में नींबू, मेरी कुंडली के सनीचर, मेरे रोमांस के सबसे बड़े दुश्मन। ए निधि इधर आ। तन्मय भौचक्का सा विनय को देख रहा था। निधि रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए सब सुनकर हंस रही थी। उसे बार बार विनय का चेहरा याद आ रहा था, जो उस समय मदहोशी से भर गया था। जी भाई, आपने बुलाया? चाय की ट्रे टेबल पर रखती हुई बोली। हाँ, ये देख तेरा पति पागल हो गया है। अभी तू साइकाट्रिस्ट बनी नहीं कि ये पागल हो गया, वो भी पूरा। देख कैसे सांड की तरह थुथने फुलाते हुए घूर रहा है। अबे शांत हो जा मेरे भाई, सुबह का निकला, अब घर में घुस रहा हूँ। ये नहीं कि चाय पानी पूछे, अपने एक इकलौते दोस्त को गले लगाए, पर नहीं, यहाँ तो सांड बाबा बना बैठा है। एक तू नहीं होती निधि तो मुझे नन्ही मुन्नी जान का क्या होता। तन्मय पूरी नौटंकी किए हुए था। तभी विनय अपने पैरों से चप्पल निकालते हुए, भाई तुझे गले नहीं, तेरी आरती उतारूंगा, वो भी नजर वाली। वो उसे मार पाता उससे पहले ही तन्मय ने निधि को बीच में खींच लिया और अपने कमरे में भाग गया।
निधि चाय मुझे कमरे में दे देना, बाहर तुम्हारा पागल पति आज मुझे धो देगा। आपने उन्हें चाय तो पीने दिया होता, निधि ने नाराजगी जताते हुए कहा और चाय गर्म करने किचन में चली गई। रात को विनय अपनी नाइट पर जाते हुए तन्मय को निधि का ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। फिर निधि की तरफ देख जाने लगा। उसे लगा निधि उससे कुछ कहना चाहती है। तन्मय अपने कमरे में चला गया। विनय ने निधि को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? निधि ने बिना कुछ बोले उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर अपने ऊपर झुका लिया और उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। विनय को जब तक कुछ समझ आता, निधि उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। विनय ने भी आंखें बंद कर इस पल को महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। विनय ने उसे फिर से गले लगा लिया। थैंक्स मेरी बेचैनी कम करने के लिए। बिना कहे सब समझ जाते हैं। फिर वो क्यों नहीं समझते जो मैं चाह कर भी बोल नहीं सकती? उसे भी तो समझिए। सब कुछ समझता हूँ, पर अभी उसमें वक्त है, जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती। विनय जाने लगा तो निधि पीछे से उससे लिपट गई। विनय ने उसे अपने आगे कर निधि का सर चूम लिया, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, जिस दिन मुझे लगेगा तुम जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत हो गई हो, उस दिन तुम्हारे रोकने से नहीं रुकूंगा, समझी बच्ची? विनय ने हंसते हुए कहा और हॉस्पिटल चला गया। ऐसे ही 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। तन्मय और विनय अब डॉक्टर हो चुके थे। उनकी ज्वाइनिंग भी एम्स में हुई थी। निधि भी अब गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी थी। साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में इंटर्नशिप के लिए उसके पास कई जगह से ऑफर दिया गया था। उसने सब कुछ विनय पर छोड़ दिया था। विनय ने भी फैसला किया कि वो निधि को इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर भेज देगा, 2 साल के लिए, जिसे सुन वो उदास हो गई। निधि को लेकर विनय बेंगलोर पहुंच गया था। उसने कुछ दिन तक निधि के साथ ही रुकने का सोचा, क्योंकि ये पहली बार था 5-6 सालों में जब निधि विनय से इतनी दूर हो रही थी। हालांकि विनय कभी कभी मेडिकल कैंप्स के लिए कुछ दिन बाहर हो जाता था, तभी निधि के साथ तन्मय रुक जाता था। लेकिन इस बार निधि अकेली थी। विनय उसकी मानसिकता को समझ रहा था, लेकिन वो उसे अपने से बांध कर नहीं, खुले आसमान में उन्मुक्त पंछी की तरह बेहतरीन उड़ान भरते हुए देखना चाहता था। निधि भी ये बात जानती थी। वो ये भी जानती थी विनय उससे ज्यादा दुखी है, पर वो दिखा नहीं रहा है, उल्टा निधि को ही मोटिवेट करने में लगा हुआ है। एक शाम निधि अपने फ्लैट की बालकनी में लगे झूले पर बैठी विनय के ही बारे में सोचने में गुम थी। तब तक वो चाय की ट्रे और इसके साथ कुछ पकौड़े लेकर आया। अभी जब मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर भी मेरे ही ख्यालों में खोई हो। इतना प्यार अपने ही पति से, वो भी 7 साल पुराने पति से। नॉट वेड, विनय ने उसे छेड़ते हुए कहा। 7 साल बाद क्या, 7 जन्म बाद मैं आपको इतना नहीं, इससे ज्यादा प्यार करूंगी। सच्ची मुच्ची। दोनों हंस पड़े। फिर निधि की नजर ट्रे की तरफ गई। अरे ये आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कह दिया होता आपने। दिखाइए अपना हाथ। फ्राई करते हुए आपके हाथों पर तेल के छींटे हमेशा पड़ते हैं। वो उसका हाथ देखने लगी। विनय ने एक पकौड़ा उसके मुंह में डाल दिया और चाय उसके होठों को लगा दिया। पहले खाओ फिर बताओ। और कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ भी ठीक हैं। चाय पियो, नहीं तो बेचारी रुष्ट हो जाएगी। परसों से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, तो चलो आज घूम कर आते हैं, फिर मैं भी चला जाऊंगा। उसके जाने के नाम से निधि की आंखें छलक आई थीं। विनय ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो तू हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी, समझी बच्ची? लेकिन ये बच्ची आपके बिना कैसे रहेगी? इसने तो अब तक आपकी उंगली को थाम कर ही चलना सीखा है, अब अचानक से आपके बिना कैसे? कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ घुटनों के बल बैठकर सिसकने लगी। विनय भी तड़प उठा था। उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। खुद को संभालकर उसने निधि को उठाया और समझाने लगा, निधि तुम्हें मेरी उंगली छोड़कर इस दुनिया की भीड़ में दौड़ना है। दौड़ना ही नहीं बल्कि जीतना है, अपनी खुद की अलग पहचान के साथ। तुम्हें जितना दुनिया ने सताया है, उससे कई गुना ज्यादा आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया है विनय जी। विनय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इतने प्यार और सम्मान के बाद भी मैं अधूरी हूँ विनय जी। जाने कब आप मुझे अपनाकर पूर्ण करेंगे। कहीं मेरा काला रंग? नहीं नहीं मेरे विनय जी, ऐसे नहीं है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? वो खुद की सोच में गुम थी कि विनय की आवाज़ सुनाई दी। अगर खुद से बातें हो गई हो तो चलो तैयार हो जाओ, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। इसे खराब नहीं, रोमांटिक मौसम कहते हैं डियर बैफ जी। कहते हुए वो निधि को बालकनी में खींच लाया।
हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बालकनी में भरपूर बारिश हो रही थी। बारिश निधि की कमजोरी थी, ये विनय जानता था। निधि जाकर बारिश में खड़ी हो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और गोल गोल बच्चों की तरह घूमने लगी। विनय बस उसे देख रहा था कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। आज उसके सामने कोई दूसरी निधि थी। निधि ने आज विनय के कहने पर एक्वा ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, विद मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियां, मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे पर छोटी सी मैचिंग बिंदी, होठों पर हल्की फुल्की गुलाबी लिपस्टिक। आज उसका सांवला रंग भी मनमोहक लग रहा था। बारिश में भीगने से निधि के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका सांचे में ढला बदन साफ उभर कर दिख रहा था। ये मेरी निधि है। इस निधि को मैं अब तक क्यों नहीं देख पाया? कहाँ छुपी हुई थी तुम अब तक? आज मेरा दिल भी मेरी नहीं सुन रहा। निधि ने महसूस किया बिना उसे गहराई वाली नजरों से देख रहा है, तो वो अपने आप में सिमटने लगी। उसने मन ही मन कहा, नहीं निधि, आज आर या पार, ये मेरे भोले भंडारी खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तड़पाना और तड़पना मंजूर है, लेकिन अपने पति होने का पराधिकार नहीं लेंगे। इतना भी सब अच्छा नहीं लगता। ये सोचते हुए निधि विनय को भी अपने साथ बारिश में भिगोने लगी। विनय जी, हम इतना भी सब्र करना ठीक नहीं है। मतलब मेरे साथ डांस कीजिए इस बारिश में। दोनों डांस कर रहे थे और बारिश में भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। तभी जोरदार बिजली कड़की। दोनों को ही अपनी यथा स्थिति का अंदाजा लगा। विनय ने निधि को साड़ी से अलग कर अपनी बाहों में उठा लिया। ठंड लग जाएगी बच्ची, तुम्हें अंदर जाकर चेंज कर लेना चाहिए। विनय जी, आज ये बच्ची बड़ी होना चाहती है, आपके प्यार की बारिश में भीगना चाहती है। विनय उसे बेड पर लिटाकर हटने को हुआ, वैसे ही निधि ने अपनी बाहों को उसके गले में डाल अपनी गिरफ्त में कर लिया। उसके होठों पर अपने होठों का ताला लगा दिया। सही मायने में आज दोनों एक दूसरे के हुए थे। बाहर आसमान धरती की तृष्णा मिटा रहा था। अंदर विनय निधि एक दूसरे पर प्रेम की वर्षा कर रहे थे। अगली सुबह जब निधि की आंख खुली तो देखा कि विनय उसे ही देख रहा था। निधि ने अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। उसे विनय की आंखों में शरारत दिखी। रात की सारी बातें याद आते ही वो शर्म से पानी पानी हो गई। अपने हाथों से मुंह छिपाकर करवट बदल ली। विनय ने फिर से उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। निधि, उसने कोई जवाब नहीं दिया। निधि नहीं, मेरी शर्मीली, देखो तुम्हारा ऐसे शर्माना मुझे बेकाबू होने पर मजबूर कर रहा है। विनय ने उसे पलटकर अपने ऊपर खींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वैसे ये वाली मेरी निधि मुझे बहुत पसंद आई, बोल्ड एंड हॉट। निर्लज्ज, निधि ने विनय के सीने पर हल्का सा धक्का देते हुए कहा और वो जोर से हंस पड़ा। इतना जोर से हंसते हुए शायद निधि ने उसे पहली बार देखा था। आपको इस तरह से खुश देखकर मैं फिर से जी उठी हूँ, कहते हुए उसने विनय का सर छू लिया। मैं तो जीता ही हूँ तुम्हें देखकर, लेकिन आज तुम्हारा ये खिला हुआ चेहरा और निखरा हुआ रूप देखकर मैं खुश हूँ। वैसे निधि, तुम इस कंडीशन में और भी ज्यादा हॉट लग रही हो। मैं मार दूंगी आपको, निर्लज्ज दुष्ट कहीं के। कहीं का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। विनय को गए और निधि के ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता हो चुका था। ऑफिस में भी सब ठीक था, बस कुछ एक को छोड़कर। लेकिन निधि को पता था इनसे कैसे निपटना है। उस दिन कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग थी और प्रेजेंटेशन निधि को ही देना था। मैडम, सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। निधि अपने केबिन से निकलकर सीईओ के केबिन की तरफ जाने लगी तो कुछ बातें उसके कानों से टकराईं। तो यही है वो ब्लैक ब्यूटी जिसे सर ने आज प्रेजेंटेशन के लिए चुना है। हाँ, मुझे तो लगता है बुड़क सठिया गए हैं। जो हम सबके होते हुए भी उन्हें ये काजल की डिबिया सही लगी। कह तो तू ठीक ही रही है सारा। नैना, तूने इसकी शक्ल देखी है? बिल्कुल। किसकी शक्ल भाई? रौनक नाम के एक स्टाफ ने आकर बीच में नैना और सारा को टोक दिया। और कौन होगा? वही मिस ब्लैक ब्यूटी, सारा ने व्यंग से कहा। कुछ भी कहो, पर शक्ल से तीखी है, एकदम काली मिर्च की तरह। बस भगवान ने गलती से बालों का कलर पूरे बॉडी पर पेंट करवा दिया। हा 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 कहकर तीनों ही बेशर्मी से हंसने लगे। मेरे ख्याल से ऑफिस काम करने के लिए होता है, फालतू की गॉसिप के लिए नहीं, बिमल चिनॉय ने कड़क आवाज में कहा। ये यहाँ के मैनेजर थे जो किसी काम से उधर से गुजर रहे थे और उन तीनों की बकवास बातें उनकी कानों में पड़ी। उधर से सब कुछ सुन निधि की आंखें डबडबा गईं। बचपन से लेकर अभी तक वो यही सब तो सुनती आई है। उसे विनय की याद आई, अपनी आंखें बंद कर ली, सामने विनय का चेहरा देख मुस्कुरा दी। फिर अपना ध्यान उन बातों से हटाकर अपने काम पर फोकस किया। मीटिंग स्टार्ट हुई। सबने अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू की। निधि ने भी दी।
सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निधि के प्रोजेक्ट को बेस्ट बताया। साथ ही ये भी तय हो गया कि निधि के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। सबने मिलकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मिस्टर माधवन, कंपनी के सीईओ, जो थोड़े उम्र दराज और तेज अनुभवी व्यक्ति थे। मिसेज शर्मा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतनी पीस मैन टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। जी मैं समझी नहीं सर। मतलब मिसेज शर्मा, आप अभी सिर्फ 21 की हैं और आपका तजुर्बा आपकी उम्र से दोगुना है। थैंक यू सर। एक बात कहूँ बेटे, क्या मैं आपको बेटा बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप मेरे पिता समान हैं। आपके मुंह से बेटा सुनकर अपनेपन का एहसास होता है। हाँ तो बेटे, मैं कह रहा था, सदा ऐसे ही रहना। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उससे पीछे मत हटना, चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए। अपने इस नायाब दिमाग का सही जगह सही वक्त पर इस्तेमाल करना और लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। जो सुबह तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, अभी तुम्हारा तालियों से स्वागत करेंगे। कब आएंगे आप? अभी आ जाऊं? विनय जी। जी श्रीमती जी, मैं फोन रख रही हूँ। अरे अरे, ऐसा जुल्म मत करो यार। अब आए ना लाइन पर। वो तो मैं पहले से ही हूँ। निधि कुछ नहीं बोलती, बस चुप हो जाती है। निधि, कुछ बोलोगी या नहीं? कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? आप जानते हैं ना, आपके बिना। हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसा हूँ, जानती हो ना। फिर हम जानती हूँ। निधि फिर से चुप हो गई। कुछ कहना चाहती हो जो कह नहीं पा रही हो। आप मेरे मन की हर बात बिना कहे कैसे जान लेते हैं? निधि मन में सोचती है। जो दिल में सीधा आपकी आत्मा में बसता है ना, उसे सुनने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और होठों को दांतों में भींच लिया। इतना प्यार आप मुझसे क्यों करते हैं विनय जी? पता नहीं मैं इतने प्यार के लायक हूं भी या नहीं। वो फिर मन ही मन सोचने लगी। निधि, पहले तुम अपने होठों को तकलीफ देना छोड़ो, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है। दूसरा, तुम कितनी लायक हो ये भी सिर्फ मैं जानता हूँ। और तीसरा, मन में बातें करना छोड़कर ये बताओ क्या कहना चाहती हो। ऐसे नहीं, मिलकर बताऊंगी। आपके लिए बड़ा सा सरप्राइज है। कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक आने की। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। निधि भी अपने काम में डूबने लगी थी और विनय भी व्यस्त रहने लगा था। पर रोज रात को दोनों एक दूसरे के साथ फोन पर बात करना नहीं भूलते थे और मौका मिलने पर बिना मिलने भी पहुंच जाता था। निधि की बढ़ती प्रशंसा से ऑफिस में जहां कुछ खुश थे, तो वहीं कुछ जलने वालों की भी कमी नहीं थी। रौनक, सारा, नैना, वो बस मौके की तलाश में रहते थे निधि को नीचा दिखाने में। ऐसे ही एक शाम कंपनी को बहुत बड़ी डील मिली थी। खुशी में पार्टी रखी गई थी, लेकिन मैनेजर ने सारा श्रेय निधि को दिया, जिससे रौनक, सारा, नैना तीनों चिढ़कर रह गए। यार सारा, ऑफिस स्टाफ उस ब्लैक ब्यूटी का दीवाना है क्या, जो देखो उसी की तारीफ करते हुए नहीं थकता? हाँ नैना, बोल तो तू सही रही है। और वो मैडम आसमान में उड़ रही है तो नीचे गिरा देते हैं, रौनक ने कहा। कैसे? नैना, सारा ने एक साथ पूछा। रौनक ने कुछ कहा नहीं यार, ये गलत है। परेशान करना गलत बात है, पर ये ठीक नहीं है, नैना ने घबराते हुए कहा। चुप कर फट्टू कहीं की, सारा ने उसे डपट दिया। लेकिन सारा, रौनक, ये गलत बात है। नैना एक बार फिर से समझाना चाहा। देख नैना, अगर तूने बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती खत्म। समझ में आया? अब चल, सारा ने उसे धमकाते हुए कहा। निधि एक तरफ अकेले में कोने में खड़े होकर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। अरे भाई निधि, तुम्हारे लिए तो पार्टी रखी गई है और तुम यहाँ ऐसे अकेले में? शायद तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी की आदत नहीं है, सारा ने टोन मारते हुए कहा। निधि ने अपनी आदत अनुसार उसे नजरअंदाज करते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे निधि जी, ये शाम आपके नाम से है तो थोड़ा सा धमाल आपकी तरफ से बनता है ना। ये लीजिए ड्रिंक और एंजॉय करें। रौनक ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा। जी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ और धमाल मचाने के लिए आप लोग तो हैं। निधि ने एक बार फिर से नजरअंदाज करते हुए अपनी बात कही। रौनक उसे ऊपर से नीचे तक लालची नजरों से देख रहा था और सारा उसे फिर से टोंट कसते हुए। क्या रौनक, तू भी ब्लैक लवर निकला? हा हा हा। चुप कर चुड़ैल, ऐसे चुड़ैलों की तरह मत हंस, वरना सब डर जाएंगे। माना कि ये ब्लैक ब्यूटी है, पर सच कहूँ तो ये काला रंग इस पर फबता है तेरे गोरे रंग से ज्यादा। इसकी आंखों में एक कशिश है जो अपनी तरफ खींचती है। रौनक थोड़ा नशे में होकर बोले जा रहा था। निधि ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो दूसरी ओर चली गई जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे। सारा गुस्से से
कमीने, तू मेरी बेइज्जती कर रहा था या उस ब्लैक ब्यूटी की तारीफ? दोनों ही कर रहा था। वैसे फिगर देख उसका, क्या मस्त है। जी तो कर रहा है उसे अपनी बाहों में लेकर रात भर खेलूं उसके साथ। उफ। रौनक बड़े ही भद्दे तरीके से कहा। साले, आज तू फिर जूते खाएगा। पक्का। जो करने के लिए कहा था वो किया नहीं और पिटने का प्रोग्राम कन्फर्म कर लिया। मैं तो चली, तू अकेले खा जूते। सारा ने जाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी मेरी जान? जो कांड शुरू किया है उसे पूरा तो करना, और थोड़े बहुत जूते तू भी खा ले। रौनक जाती हुई सारा को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों को चूम लिया। कमीने, तू जानता है ना मैं तुझे कितना चाहती हूँ, उसी का फायदा उठाता है। सारा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। तो क्या मैं भी तो चाहता हूँ तुझे। मैं कितनी ही लड़कियों के साथ रात गुजारूं, पर प्यार तो सिर्फ तुझसे ही करता हूँ। चल अब कांड करते हैं। ये बोलकर वो निधि की तरफ बढ़ गया। उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आया और उसकी कमर को पकड़कर डांस करने लगा। सटाक, एक जोरदार आवाज आई। डांस म्यूजिक बंद। सब उस ओर देखने लगे। रौनक गाल पर हाथ रखे हुए खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बहुत देर से ये तुम्हारी गंदी नजरें और बातें बर्दाश्त कर रही थी। तुमने उसे मेरी कमजोरी समझ लिया। नहीं मिस्टर रौनक, वो मेरी सहन शक्ति थी जो अब खत्म हुई। कहते हुए निधि ने दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर ने बीच में आते हुए कहा। त्रिया चरित्र? क्या मतलब मिस्टर रौनक? मैनेजर ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। मतलब ये सर, मैं इन मैडम के पास इनके काम करने के तरीके को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा टिप्स पूछने गया था, तो ये तो मेरे गले ही पड़ गईं। जबरदस्ती मुझसे चिपकने लगी। वो तो भला हो मेरी फियांसे सारा का, जो मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची, वरना ये मैडम तो मेरा चीरहरण करने वाली थी। बंद करो अपनी गंदी बकवास। निधि दहाड़ी थी। एक बार तो सब उसकी आवाज से कांप गए। फिर भी सारा ने ढिठाई दिखाते हुए कहा। क्यों? क्यों बंद करे अपनी बात को? तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था और अब यहाँ सती सावित्री बन रही हो। अरे तो और क्या करे बेचारी? रंग रूप देखा है, अंधेरे में दिखाई ही ना दे। इनको पूछेगा भी कौन? इसलिए ये हम जैसे हैंडसम लड़कों को देखा नहीं। और रौनक ने बेशर्मी से कहा और निधि की तरफ देखते हुए उसने अपनी एक आंख धीरे से दबा दी। निधि को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। वो बुत बनी खड़ी थी। लेकिन मिस्टर रौनक, यहाँ सबने देखा आप मिसेस शर्मा को जबरदस्ती अपने साथ डांस के लिए ले जाते हुए। मैनेजर ने फिर सख्त आवाज में कहा। वो क्या है ना सर, इनकी हरकत और थोड़ा नशा दोनों ही मिलकर मुझे थोड़ा सा बहका दिया था। बड़ी ही मासूमियत से रौनक ने कहा। निधि ने एक बार सबकी तरफ देखा। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी। बस बहुत झूठ बोल लिया तुमने रौनक, और कितना नीचे गिरोगे तुम दोनों? नैना ने चीखते हुए कहा और सारी बातें मैनेजर समेत सबके सामने बता दी। मैनेजर सारा के पास आकर, सारा, रौनक का तो समझ आता है, लेकिन तुम खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई एक मासूम लड़की पर कीचड़ उछालने पर? सर, ये नैना भी तो हमारे साथ थी। सारा ने अपने बचाव में कहा। हाँ थी, जब तक बात शरारत तक थी, लेकिन अब नहीं जानती हो क्यों? किसी के चरित्र पर लांछन लगाना उसकी हत्या करने के समान है, और मैं हत्यारन नहीं बनना चाहती। निधि इतना सब कुछ सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। निधि के बेहोश होते ही नैना ने उसे संभाल लिया और एक तरफ लगे सोफे पर लिटा दिया। फिर मैनेजर के पास आकर बोली। सर, क्या इनके घर के बारे में आप कुछ जानते हैं, या कोई कांटेक्ट नंबर जिससे उन लोगों को निधि के बारे में बता दें? नहीं, फिलहाल तो ये अभी इस शहर में नई और अकेली ही रहती है। इसके हस्बैंड का नंबर है, लेकिन वो भी दिल्ली में रहते हैं। मेरे ख्याल से अभी उनको फोन करना ठीक नहीं होगा। सुबह जैसे निधि की कंडीशन होगी उस हिसाब से फोन कर देंगे। ओके। पर सर, इसे रात में हॉस्पिटल या घर पर अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। एक काम करो, तुम इसके साथ ही रुक जाओ। लेकिन सर, इनका क्या करना चाहिए? आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ है। अब इनका फैसला सीधे मंडे को होगा। अभी ये दोनों होश में भी नहीं है। थोड़ी देर में निधि को होश आ गया तो नैना उसे लेकर उसके फ्लैट पर आ गई। निधि एकदम भावशून्य थी। उधर दिल्ली में विनय को सुबह से बेचैनी महसूस हो रही थी और रात होते होते और बढ़ गई थी। दिन में निधि से बात करके थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन अब फिर घबराहट होने लगी थी और उसे बार बार निधि की चिंता हो रही थी। उसने खुद से ही कहा, मेरी निधि ठीक नहीं है।
उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसने फोन लगा दिया, 2-3 बार पूरी बेल बजने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। विनय की घबराहट बढ़ गई। फिर उसने सोचा, आज पार्टी में थी तो क्या पता थक कर सो रही हो। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था। यहाँ बेंगलोर में निधि अपने कमरे में बेड पर बैठी सामने रखे शीशे में अपना अक्स देख रही थी। उसे फोन की घंटी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नैना रसोई में जाकर देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसे 2 कप कॉफी बनाई, लेकर निधि के पास आ गई। उसे ऐसे देखकर वो ठिठक कर रह गई। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी उसे फोन की बेल सुनाई दी। उस पर मेरी जिंदगी सो हो रहा था। नैना ने निधि के कंधे पर हाथ रख उसे फोन की तरफ इशारा किया। फोन को देखते ही निधि को होश आया। उसने तुरंत फोन रिसीव किया। निधि, विनय ने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा। हम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सो रही थी। सच में? आप कैसे हैं? निधि ने बात बदलते हुए। तुम ठीक नहीं हो ना? कुछ हुआ है? बताओगी नहीं क्या बात है? विनय के लगातार आंसू बहने लग रहे थे और निधि तो रो ही रही थी। विनय जी, आई नीड यू। ये दुनिया बहुत ही बुरी है। सब आपकी तरह क्यों नहीं होते? ये कहते हुए वो फपक पड़ी। उससे अब बोलना मुश्किल हो गया था। विनय भी जान गया था, आज फिर किसी ने उसकी निधि का दिल दुखाया है। निधि, निधि, तुम सुन रही हो? तुम्हें मेरी कसम, रोना बंद करो निधि। निधि को इस तरह से रोता देखकर नैना ने फोन अपने कान से लगा लिया। हेलो, आप कौन हैं? मेरी निधि कहाँ है? क्या हुआ आज उसके साथ? विनय ने घबराहट में नैना से पूछने लगा। नैना ने भी उसे सब कुछ बता दिया, अपने बारे में भी। सुनकर विनय की मुट्ठियां कस गईं। गुस्से से उसके माथे की नसें तन गईं। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, नैना जी, आप मेरी निधि का कल शाम तक ख्याल रखिए। मैं तब तक पहुंच जाऊंगा। सर, मुझे कुछ और भी बताना है निधि के बारे में, लेकिन वो मिलकर ही बता सकूंगी, फोन पर नहीं। ठीक है, निधि से बात करवाइए। निधि, अब तुम रोना बंद करो और दवा लेकर सो जाओ। मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। पक्का आप आएंगे ना? हाँ बाबा, तुम्हें विश्वास है ना? खुद से भी ज्यादा। तो इसी बात पर सो जाओ, मैं आता हूँ कल। थोड़ी देर बाद विनय ने फोन रख दिया और अपना कल का शेड्यूल चेक करने लगा। उसका बस चलता तो वो अभी निधि के पास उड़कर पहुंच जाता। दूसरी तरफ नैना निधि को कॉफी और सैंडविच खिलाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही बातचीत भी करती जा रही थी ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो। लगता है तुम्हारे पति तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। हाँ, वो मुझे खुद से भी ज्यादा चाहते हैं। उनकी चाहत का कोई पैमाना नहीं है। मेरी पूरी दुनिया उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म होती है। एक वो, दूसरे तन्मय भाई, ये दोनों ही मुझे प्यार करते हैं और बाकी दुनिया वाले तो तुम देख ही चुकी हो। मेरे रंग की वजह से आगे फिर उससे बोला नहीं गया। निधि अगर सुंदरता के सामने सफेद खाल से है तो लानत है ऐसी सुंदरता पर जो किसी के मन की सुंदरता को ना देख पाए। रही बात तुम्हारे सांवले रंग की, तो भोलेनाथ की कसम, तुम पर खिलता है ये रंग। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं यार, पहले के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने जो अभी कहा पूरे दिल से कहा और ये 100% सही बात है। तुम्हारे पति तुम्हें क्यों इतना चाहते हैं, अब समझ आया। अच्छा, क्यों चाहते हैं इतना? नैना गंभीर होते हुए। निधि, जब से मैं तुम्हें लेकर आई हूँ तुम्हें ही गौर कर रही हूँ। तुमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। ये तरासे गए नैन नक्श, ये भोला सा चेहरा, उस पर छाई मासूमियत, जो तुम्हें एक बार ध्यान से देख लेना तुम सीधे उसके दिल में उतर जाओगी। शायद जीजू को भी तुमसे पहली नजर वाला प्यार हुआ होगा, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें दुनिया की गंदी नजर से बचाने के लिए ही ये रंग दिया है। निधि को अपने और विनय के प्यार भरे पल याद आते हैं, जब विनय भी ऐसी ही बातें कहकर उसे प्यार भरी छेड़छाड़ करता था और वो खुद में ही मुस्कुराने लगी। ये देख नैना ने उसे फिर से छेड़ा। हाय, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल टमाटर बन गई हो जीजू को याद करके। वैसे अगर मैं लड़का होती ना तो कसम से आज तुम्हें किडनैप करके शादी कर लेती, चाहे तुम्हारे पति को दहेज समझकर ही क्यों ना रखना पड़ता। नैना ने मजाकिया अंदाज में कहा तो निधि भी हल्की सी हंस पड़ी। निधि को विनय का ख्याल आया, वो अभी भी बेचैन होगा तो उससे थोड़ा बात कर ले। धीरे धीरे से नैना और निधि एक दूसरे से घुलने मिलने लगी और अपनी बीती जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगी। साथ ही कल का इंतजार भी हो रहा था, पर आने वाला कल निधि और विनय के जीवन में एक तूफान लाने का सोच कर बैठा था, जिससे दोनों ही जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन दोपहर तक विनय बेंगलोर पहुंच गया था। फ्लैट पर पहुंचकर उसने बेल बजाई। नैना सो रही थी तो निधि ने जाकर गेट खोला तो सामने विनय था। उसने अंदर आते ही निधि को कसकर गले लगा लिया। निधि ने कुछ बोलना चाहा तो विनय ने उसे गोद में उठा लिया
और अपने कमरे में ले आया। उसे बेड पर बिठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमते हुए पूरे 2 महीने बाद देख रहा हूँ। पहले मुझे ढंग से खुद को देखने तो दो। निधि को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो अपना सारा पिछला दर्द भूल गई। विनय ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग कर उसे देखने लगा। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में पीलापन, सूखे हुए होंठ, थका हुआ शरीर। विनय का डॉक्टर दिमाग बोला, ये सब एक रात के तनाव के कारण नहीं हो सकता। क्या हुआ है मेरी निधि को? उसने सोचते हुए फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और गला भराया। भरे हुए गले से ही उसने कहा, निधि ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? 2 महीने पहले तुम्हें कैसे छोड़कर गया था और अब कैसी हालत में मिल रही हो? निधि ये सुनकर उसे और कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। फिर विनय ने उसे अपने से अलग कर लिटा दिया और अपनी मेडिकल किट लेकर उसको एग्जामिन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि निधि ने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और अपनी आंखें झुका लीं। विनय को पहले अजीब सा लगा, फिर उसको कुछ जैसे ही समझ आया। उसने एक नज़र निधि पर डालते हुए उसकी नब्ज को चेक किया और नब्ज चेक करते ही उसकी आंखें बरसने लगीं। उसने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। निधि भी भावुक हो गई। विनय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की घड़ी है निधि, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया है। आप खुश तो है ना विनय जी? निधि ने नजरें झुकाकर ही पूछा। विनय उसी की तरफ देख रहा था। पहले तो ये शर्माना छोड़ो और मेरी तरफ देखकर बात करो। 2 महीने से तरसा हूँ तुम्हारी इन आंखों में डूबने के लिए और तुम इन्हें झुकाए हुए हो। रही बात खुशी की तो तुमसे जुड़ी है। क्या तुम खुश नहीं हो? और मेरी खुशी आपसे और मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? निधि उसके हाथों को चूमते हुए फिर उसके सीने पर सर रखकर, यही कि आप खुशी से आसमान में उड़ना चाहते हैं। सच में निधि, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ। मेरी निधि माँ बनने वाली है। वो बस निधि को अपने सीने से लगाए बैठा था। तभी नैना ने दरवाजा नॉक किया। दोनों अलग हुए। नैना 2 कप कॉफी और एक गिलास जूस और कुछ स्नैक्स लेकर अंदर चली आई। आप नैना जी? जी हाँ सर। थैंक यू मेरी निधि का ख्याल रखने के लिए। अरे भाई थैंक यू टू, हमें बोलना चाहिए। जो इतनी अच्छी दोस्त मिली वो भी आपकी वजह से। थैंक यू जीजू। सॉरी, क्या मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप मुझे जीजू ही बोलिए। इसी बहाने से मुझे भी साली मिल जाएगी। तीनों हंसने लगे। नैना ने देखा विनय निधि को छोटे बच्चे की तरह उसकी मनोहार करके कभी उसे जूस पिलाता तो कभी फल खिलाता। नैना की आंखें नम हो गईं। विनय निधि को अपनी पलकों पर रखता है, प्यार तो उससे बेपनाह करता ही है। नैना ने दोनों को एक बार फिर से देखा। निधि जहाँ सांवले रंग रूप की थी, वहीं विनय गेहूं रंग का, लंबी चौड़ी कदकाठी का, स्मार्ट और गुड लुकिंग नौजवान था। कोई भी लड़की आसानी से उस पर रीझ सकती है, मगर विनय के दिल में सिर्फ निधि है। दिल में अगर एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हो तो क्या रंग और क्या रूप। ऐसे ही थोड़ा समय बैठकर सबने बैठकर बातचीत की। फिर नैना ने जाने के लिए कहा तो निधि ने उससे पूछा कि अब वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो अभी सारा के साथ रह रही थी, लेकिन कल के बाद अब नैना खुद सारा के साथ नहीं रहना चाहती। निधि ने विनय की तरफ देखा। विनय ने भी अपनी पलकें झपका दी। निधि ने नैना को अपने साथ रहने के लिए कहा। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन विनय और निधि दोनों साथ ही कहने लगे तो आखिर उसे मानना ही पड़ा। नैना अपना सामान लेने पीछे जाने लगी। पीछे से विनय भी गेट बंद करके आ गया। जीजू, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि निधि प्रेग्नेंट है, लेकिन जीजू उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर उसका तनाव कम नहीं हुआ तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैना को छोड़कर वो वापस निधि के पास आकर बैठ गया। निधि फिर से अपने आप को शीशे में ही देख रही थी। विनय ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, ऐसे मत देखो खुद को, वरना मेरी निधि को नजर लग जाएगी। विनय जी, हमारा बच्चा आपके जैसा होगा ना? पर मुझे तो बेटी चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। नहीं नहीं विनय जी, मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं। हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ आप पर जाए, मुझ पर नहीं। निधि बेचैन होते हुए बोली। उसने कसकर विनय को पकड़ लिया, सिसकियों के साथ कहा। विनय भी उसकी मनोस्थिति को समझ रहा था। हर किसी की नज़र आप जैसी नहीं होती है विनय जी। नहीं सबका इतना बड़ा दिल होता है कि मुझ जैसी कुरूप। निधि, विनय ने तेज आवाज में कहा। निधि ने 6 सालों में पहली बार विनय को इतनी तेज आवाज और गुस्से में बोलते हुए देखा था। वो सहम गई, डर से उससे दूर हो रही थी। विनय से उसकी हालत नहीं देखी गई तो लपक कर उसे फिर से अपने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ निधि हल्के से कांप रही है।
तो उसने एक हाथ से उसका सर पकड़कर पीछे किया, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा था। विनय को उसका डर देखकर दिल में दर्द सा उठा। उसे वो पहली वाली निधि याद आ गई, जब वो पहली बार निधि से मिला था। ऐसे ही डरी सहमी हुई विनय के दिल के साथ उसकी आंखें भी आज रो पड़ी। उसने धीरे से अपने होठ निधि के होठों पर रख दिया। निधि को विनय का ये स्पर्श मिलते ही उसने अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को जकड़ लिया, किसी मजबूत पेड़ की तरह, कि उसे छोड़ते ही वो किसी गहरी खाई में गिर जाएगी। विनय ने भी उसे और करीब कर लिया। सच भी है, विनय निधि के लिए एक मजबूत पेड़ ही तो था, जिसने अपने प्यार की छांव में निधि को सुरक्षित रखा हुआ था दुनियादारी की धूप से। थोड़ी देर बाद जब निधि थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो विनय उसे मिरर के पास ले आया और पीछे से उसे एक बार से अपनी बाहों में भरकर, फिर उसके कंधे पर सर रखकर सामने मिरर की तरफ उसके अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुझे देखकर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। निधि की आंखें नम हो गईं। विनय उसके आंसू साफ करते हुए विनय ने उसे घुमाकर अपनी बाहों में भर लिया। घुटनों के बल बैठकर निधि का पेट अपने होठों से छूते हुए कहता है। निधि ने उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। सॉरी विनय जी, अब नहीं कहूंगी। दोबारा अगर तुमने ये सब अपने दिमाग में लाने की कोशिश की तो तुम मेरा आगे मत बोलिएगा, कभी भी नहीं। सुनिए विनय जी, आह विनय जी सुनिए। विनय उसकी आवाज के पीछे भागता है। चारों तरफ अंधेरा था। वो निधि की आवाज के पीछे भागता है, पर निधि नहीं मिलती। तभी विनय को निधि के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। निधि की आवाज से पता लग रहा था कि वो कितने दर्द में है। आह विनय जी, मेरा बच्चा। विनय उठकर बैठ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने फोन उठाकर देखा, रात के 2 बज रहे थे। उफ, कितना भयानक सपना था मेरी निधि तो। निधि का ख्याल आते ही उसने बिस्तर के दूसरी तरफ देखा, जहां निधि नहीं थी। उसने फटाक से कमरे की लाइट चालू की। निधि ना तो बिस्तर पर थी, न कमरे में। वो कुछ सोचकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। उसके कानों में निधि की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। वो भागकर अंदर गया। वॉशरूम के अंदर आते ही विनय की आंखें फैल गईं। निधि अपना पेट पकड़े हुए फर्श पर पड़ी दर्द से करा रही थी। विनय का दिल धक से रह गया उसे साल में देखकर। निधि, निधि क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक नहीं लग रही। उसे अपने सीने से लगा वो बोले जा रहा था, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे को बचा लीजिए आप। निधि ठीक से बोल नहीं पा रही थी। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ ना हॉस्पिटल। शोर सुनकर नैना भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो रात ही अपना सारा सामान लेकर निधि के पास आ गई थी। निधि की ऐसी हालत को देखकर वो भी डर गई। जीजू, निधि को अचानक क्या हुआ? नैना, निधि की हालत बहुत ही खराब है। तुम्हें अगर गाड़ी ड्राइव करनी आती है तो जल्दी से गाड़ी निकालो और पास ही के किसी हॉस्पिटल में ले चलो। जी हाँ, आती है, आप आइए जल्दी से। दोनों निधि को हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गए। बिना निधि को अपने सीने से लगाए बैठा था। वो बार बार उसकी नब्ज चेक कर रहा था। यह शायद आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा था। 20 मिनट बाद वो एक क्लिनिक में थे। विनय के मन का डर सही साबित हुआ। निधि का मिसकैरेज हो गया था। विनय और निधि ने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था, लेकिन उसकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। ज्यादा खून बहने से उसे खून की कमी हो गई थी। उसे तुरंत खून चढ़वाना पड़ा, वरना वो कोमा में जा सकती थी। विनय का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, निधि का ओ प्लस नेगेटिव। क्लिनिक में ब्लड मिलना मुश्किल था। इतनी रात में क्या, कहाँ से क्या करें, समझ नहीं आ रहा था विनय को। तभी नैना ने आकर कहा, मेरा सेम ब्लड ग्रुप है, आप मेरा खून लेकर उसे चढ़ा दीजिए, फिर सुबह तक कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। थैंक यू नैना, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।